हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो और ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, आज हम इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है, और देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हम रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसमें हमारी एवरीडे लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन्हें दिखाया गया है, जैसे कंब्यूशन। ठीक है, कंब्यूशन मतलब लकड़ी का या फिर किसी भी सब्सटेंस का जल जाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रस्ट, जंक लगना, डाइजेशन की प्रोसेस होना, फोटोसिंथेसिस होना, बैटरीज हैं, फर्मेंटेशन, वॉशिंग, बेकिंग। ये बेकिंग लिखा है, बेकिंग। ठीक है, तो ये बेकिंग, ये बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो केमिकल रिएक्शंस, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में होती रहती है। ठीक है, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, रोज़ देखते हैं। तो अब एक्चुअली में बात आती है केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शंस मतलब है ऐसी कोई रिएक्शन जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बनता है अपनी अलग ही प्रॉपर्टी के साथ। नया सब्सटेंस बनता है अपनी एक अलग प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और बनते हैं क्या, ग्लूकोज। बनते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो देखिए, अब यहाँ पे दो अलग चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इन्होंने कोई नया ही प्रोडक्ट बनाया है। ग्लूकोज एक नई चीज़ बनाई और ऑक्सीजन एक नई चीज़ बनाई जो, ठीक है, जो पहले आपके यहाँ पे इसमें नहीं थी। CO2 थी और H2O था। आपने CO2 और H2O को रिएक्ट कराया तो आपका एक नया सब्सटेंस बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये ऐसी एक केमिकल रिएक्शन होती है, इसी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, अब इन रिएक्शन में ना दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको क्या देगा, ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो देखिए, इसे ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट किसको कहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा कितने भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं, यानी जो रिएक्ट करते हैं, उन्हें आप रिएक्टेंट कहते हैं। और लास्ट में जाके जो आपका नया सब्सटेंस बन जाता है, जैसे कि यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनी, इन्हें आप प्रोडक्ट कहेंगे। ये आपके रिएक्टेंट हो गए, ये आपके प्रोडक्ट हो गए। तो एक केमिकल रिएक्शन में आपके दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट वो जो नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो पहले के बॉन्ड्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, ये AB है, यानी कि ये A है, ये B है। पहले ये दोनों एक साथ थे, इन दोनों का बॉन्ड बना हुआ था और C अकेले था। लेकिन रिएक्शन होने के बाद A अकेला हो गया और B और C ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है केमिकल रिएक्शंस में। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ मैग्नीशियम रिबन का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की एक रिबन है, उसे जलाया जा रहा है।
ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो आपको इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिया है, एक बर्नर ले रखा है, एक टोंग लिया है, टोंग से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है और उसे जलाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ऐड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को ऐड किया जा रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। कैसे, देखिए मैग्नीशियम की ये रिबन है और इसे जलाया जा रहा है, तो जो फायर होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और लास्ट में देखिए आपका बनेगा क्या, जलने के बाद ये वाइट कलर का पाउडर बनेगा जिसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, या फिर आप इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। आपको समझ में आया। अब देखिए, अब बात यहाँ पे एक और आती है कि मैग्नीशियम, आप अगर एक्टिविटी को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें सबसे पहले लिखा है कि आप मैग्नीशियम रिबन लेते हैं तो उसे पहले सैंड पेपर से रब कीजिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब साफ़ क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम रिबन रखी हुई है तो एयर से वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है और उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, जो जब हम इसे जलाते हैं, जब हम मैग्नीशियम को फिर जलाते हैं तो वो उसमें बाधा डालती है, हिंड्रेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, इसीलिए पहले जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये क्या क्या खूबियाँ होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो देखिए क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कहीं कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी कि कहीं कहीं पे कोई जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे गैस निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनता है कहीं कहीं पे। चेंज इन कलर चेंज हो जाता है सब्सटेंस का, जो भी आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ऐसा हो सकता है। चेंज इन स्टेट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन होने पे क्या क्या होता है। मैं आपको अभी पांचों के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, देखिए पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब है गैस का निकलना। तो अब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जहाँ पे गैस निकलती है, प्रोडक्ट के साथ कोई गैस निकलती है। जैसे कि जैसे जिंक है, जिंक जानते होंगे एक मेटल है। अगर आप H2SO4 के साथ उसे रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं आप, H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाता है, और बनता है आपका H2 यहाँ देखिए H2, ये गैस है, ये गैस बनी है ना, ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब यही हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस कैसे होती है, अगर आप इस हाइड्रोजन गैस, ये जो निकली है टेस्ट ट्यूब में से, इसके पास आप एक कैंडल लेके आएंगे, जलती हुई कैंडल, तो ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। ठीक है, पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस निकलती है। आप इन गैसेस को अलग अलग टेस्ट से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चेक करना होता है कि क्या किसी केमिकल रिएक्शन में, जो हमने कोई भी अभी रिएक्शन कराई है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली है, उसे आप कैसे चेक करते हैं, कोई एक जलती हुई कैंडल को उस टेस्ट ट्यूब के पास ले आइए, ठीक है, और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो एक पॉप की साउंड के साथ जलेगी। ठीक है,
देखिए मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने ये सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है, उसमें जिंक का एक रिबन डाल दिया आपने, ये दिख रहा है आपको, जिंक का एक रिबन है। उसके बाद देखिए ये इसमें रिएक्ट कर रहा है तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ये आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट। और ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं इसमें जिंक के ऊपर, ये जो आपको एयर के बबल्स दिख रहे हैं, ये बबल्स हैं आपकी हाइड्रोजन गैस के, ये है आपकी हाइड्रोजन गैस। आप इसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि हाँ क्या यही हाइड्रोजन गैस है। आप एक बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाइए और देखिए वो ये हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ चलेगी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। अब ये प्रिसिपिटेट क्या होता है मैं ये भी आपको बताऊंगी कि प्रिसिपिटेट होता क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, अगर आप लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक येलो कलर का पीपीटी बनता है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। मैं आपको बताऊंगी प्रिसिपिटेट क्या होता है और मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इन रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आराम से समझिए इसे, ठीक है। देखिए लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं तो एक येलो कलर का पीपीटी बनता है। कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये लीड नाइट्रेट है, ठीक है, लीड नाइट्रेट, मुझे पेन का कलर चेंज करने दीजिए। हम ये हो गया आपका लीड नाइट्रेट और ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर आयोडाइड, ये इसका सिंबल है। आपको सिंबल्स याद रखने हैं कि कौन से केमिकल का कौन सा सिंबल है, ठीक है। तो ये KI है पोटेशियम आयोडाइड, ये है PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लीड नाइट्रेट, और फिर आपका बनता क्या है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड, ठीक है। तो अब देखिए आप जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये येलो कलर का ऐसा एक पीपीटी बनता है, ठीक है। ये पीपीटी क्या होता है, ये पीपीटी यानी कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। देखिए प्रिसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड है, ठीक है, और वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, वाटर में घुल नहीं सकता, ऐसा कोई सब्सटेंस बनता है, उसको प्रिसिपिटेट कहा जाता है, ठीक है। तो और देखिए और क्या क्या हो सकता है, ये भी आपको जो मैंने रिएक्शन बताई ये भी आपके NCERT में है। चेंज इन कलर, देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके होने के बाद उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उनका कलर बदल जाता है। देखिए कैसे होता है, जैसे कॉपर सल्फेट और आयरन नील का आप रिएक्शन कराएंगे, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपके पास किसी टेस्ट ट्यूब में, आप उसमें आयरन नेल को डाल देंगे, ठीक है, आयरन नेल मतलब लोहे की एक कील को डाल देंगे तो क्या होगा ये कि कुछ टाइम बाद वो देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वैसे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें आयरन नेल डाल देंगे तो वो सॉल्यूशन आपका अब ग्रीन कलर का हो जाएगा, उसका ब्लू कलर बदल जाएगा, वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर में चेंजिंग आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। मैंने आपको नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है, टेम्परेचर में कैसे चेंजिंग आती है वो देखिए। सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है जहाँ पे रिएक्शन होने के बाद उनका टेम्परेचर बदल जाता है। कैसे बदलेगा, या तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या तो उनका टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, घटने बढ़ने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट निकल रही है, मतलब जैसे आपने कोई रिएक्शन कराई और वहाँ पे हीट निकल रही है प्रोडक्ट के साथ, जो आपका प्रोडक्ट बना है, नया सब्सटेंस बना है, उसके साथ हीट भी निकल रही है, तो वो रिएक्शन को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सो का मतलब है निकलना, इस बात को याद रखिए, एक्सो का मतलब है निकलना। तो यानी कि ऐसी कोई रिएक्शन जहाँ पे हीट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है, उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है इफ़ द हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन,
एंड द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स, यानी कि अगर किसी, जैसे आपने कोई रिएक्शन कराई और वहाँ पे उसका जो आपने रिएक्शन कराई है जिस सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर गिर गया, यानी कि क्या होता है वहाँ पे, कम हो गया, यानी कि क्या हो रहा है वहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट का यूज़ किया जा रहा है, तभी तो टेम्परेचर आपका कम होता जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो मतलब अंदर आना, तो यानी कि एंडोथर्मिक का मतलब है वहाँ पे आपको हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, हीट को सोखा जा रहा है, हीट को लिया जा रहा है। और एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए मैं आपको एग्जांपल भी बताती हूँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, लेकिन उससे पहले आप ये डिफरेंस देखिए क्या होता है। ये देखिए एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलेगी रिएक्शन के बाद, और एंडोथर्मिक में रिएक्शन के टाइम पे आपको उसे हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे एनर्जी बाहर निकलती है, वो भी हीट की फॉर्म में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पे एनर्जी लगती है हीट की फॉर्म में, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक का एग्जांपल दिखाती हूँ। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल आता है तो ये आता है इसमें CaO + H2O गिव CaOH2 + हीट। अब ये क्या है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम, जिसे आप वो कहते हैं क्विक लाइम जो होता है उसमें आप जब वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, जब क्विक लाइम है उसमें आप अगर वाटर को ऐड करते हैं तो आपका बनता है CaOH2, जिसे आप कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होता है आपका स्लेक्ड लाइम भी आप इसे कहते हैं। और जब आप बीकर को छुएंगे, जैसे कि आपने एक बीकर में क्विक लाइम लिया, उसके बाद आपने धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड किया, उसके बाद आप बीकर को छू के देखिए तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ अगर आप उस बीकर को टच करेंगे तो वो बीकर गर्म होगा, यानी कि वहाँ पे हीट भी निकल रही है, गर्मी भी बाहर निकल रही है, वो बीकर गर्म हो जाएगा। तो ये होगा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन का देखिए, जैसे है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को गर्म करना है तो आपको इसे हीट देनी होगी, एंडोथर्मिक है। बेकिंग ब्रेड बनाने के लिए भी आपको हीट देनी होगी, ये भी। फ्राइंग एग्स को फ्राई करने के लिए भी आपको हीट देनी होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अब आप कहेंगे यहाँ पे हीट कहाँ देनी होती है, तो यहाँ पे आपकी होती है सनलाइट, जो कि हीट प्रोवाइड करती है, एक तरह से एनर्जी यही तो प्रोवाइड करती है सनलाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि फूड जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वहाँ पे सनलाइट का यूज़ किया जाता है, जो भी एक हीट का ही वो है सोर्स। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ हीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, चेंज इन स्टेट, पांचवी कैरेक्टरिस्टिक। कहीं कहीं पे ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे स्टेट बदल जाता है उनका, ठीक है। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट आपने पढ़े ही होंगे क्लास 9th में। देखिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये है कैंडल। तो जब आप कैंडल को हीट करते हैं तो वो कैंडल किस में टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड में और स्टीम में बदल जाती है, ठीक है। और वहाँ आपको समझ में आ रहा है ना कि जब आप किसी कैंडल को बर्न करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, तो उसका जो मोम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम बन के उड़ जाता है, इतना काम हो जाता है। तो ये कैंडल को बर्न करेंगे तो वाटर और CO2 बनता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है, देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब है, केमिकल रिएक्शन हम अभी देख रहे थे, केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। यहाँ होगा केमिकल इक्वेशंस। अब हमें देखने इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, देखिए केमिकल इक्वेशंस होती हैं जो भी रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल्स का यूज़ करके अच्छे से लिखना, ठीक है। अच्छे से लिखना, कैसे अच्छे से लिखना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक आपको एग्जांपल दिया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो आपका ग्लूकोज
और ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए यही एक केमिकल इक्वेशन है कि आपने उस जो आप कहीं कहीं पे लैंग्वेज में लिखा होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, इस चीज़ को आपने एक इक्वेशन के थ्रू समझा दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड बीच में प्लस का निशान लगाते हैं और वाटर। तो ये हो गया आपका, ये साइड कौन सी होती है, ये लेफ़्ट हैंड साइड होती है। यहाँ पे आप इधर लिखते हैं रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं, और बीच में एरो लगा के इस साइड लिखते हैं आप प्रोडक्ट। तो ऐसे आप लिखते हैं, ऐसे केमिकल इक्वेशन को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे आप इनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिस सिंबल से जिसे दिखाया जाता है उसका यूज़ करते हैं आप। देखिए आगे देखिए आपका क्या है, जैसे कि ये दे रखा है सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑन द टू साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। देखिए कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको यही एग्जांपल से समझाती हूँ। ग्लूकोज बनेगा और बनेगा आपका वाटर, ठीक है। अब देखिए ऐसी केमिकल इक्वेशन जहाँ जो एलिमेंट हैं सबके एटम्स सेम हो, जैसे यहाँ कार्बन का एक एटम है तो यहाँ पे 6 एटम है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 और यहाँ 1, 3 एटम है, तो यहाँ पे 6 और ये 2, 8 एटम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 और यहाँ पे 12 एटम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 12 है, मतलब ये चीज़ें इक्वल हैं ही नहीं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जहाँ पे आपके इक्वेशन में दोनों तरफ RHS में जितने नंबर ऑफ एटम हैं उतने ही LHS में होने चाहिए, दोनों में सेम होने चाहिए, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अनबैलेंस है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों है। देखिए आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता था कि मास कभी भी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। आप कोई भी केमिकल इक्वेशन कर लो, पहले जितना मास था, कोई भी रिएक्शन करा लो, जितना मास आपने पहले लिया था उतना ही मास आपका बाद में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, उतने का उतना ही रहेगा। यानी कि जो आपके मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो आपके रिएक्टेंट हैं उनका मास और आपके प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। इसी वजह से हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना मास क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना प्रोडक्ट में मास है उतना ही, जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही प्रोडक्ट में मास होना चाहिए। तो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, दोनों तरफ एटम्स को इक्वल करना पड़ता है। अब ये बैलेंस करना कैसे होता है ये भी हम आगे सीखेंगे, तो आप फिक्र मत कीजिए, बस आप एक एक टॉपिक को समझते जाइए। हम देखिए आगे सीखेंगे कि बैलेंस किया कैसे जाता है। अच्छा अब देखिए बैलेंस करने से हम पहले ये देखते हैं कि हमें अपनी इक्वेशंस को कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव मतलब हमारी इक्वेशन अगर कोई देखे ना तो उसे समझ में आ जाए बिल्कुल कि हाँ इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, हमारी इक्वेशन को देख के उसे समझ में आ जाए, कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो आप उसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसमें उसका फिज़िकल स्टेट लिख देते हैं, फिज़िकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस ये वाला स्टेट, हीट चेंजेस लिख देते हैं, और कुछ अदर भी जो कंडीशंस होती हैं उन्हें लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं अभी समझते हैं। देखिए फिज़िकल स्टेट आप कैसे लिखते हैं, पहले तो फिज़िकल स्टेट को आप देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है, ठीक है। फिज़िकल स्टेट आप क्या होता है, पहले आप फिज़िकल स्टेट समझिए, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस, ये 4 स्टेट होते हैं। तो आप S लिखते हैं सॉलिड के लिए, L लिखते हैं लिक्विड के लिए, G लिखते हैं गैस के लिए, और AQ लिखते हैं एक्वस के लिए। AQ एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन इन वाटर होता है, वाटर में घुला हुआ होता है, उसके लिए आप एक्वस लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है Zn,
ठीक है। जिंक, देखिए जिंक क्या होता है, जिंक सॉलिड होता है, तो मैंने इसके लिए ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया कि हाँ जी ये सॉलिड है। प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में घुला हुआ रहेगा, तो ये हो गया आपका एक्वस। फिर बीच में आपका एरो आएगा, ZnSO4 ये भी एक्वस होता है, पानी में घुला हुआ। प्लस आपका बनता है H2 जो कि क्या होगी, गैस। तो आपको सबके स्टेट अपनी रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस है उनके पीछे लिखना है, ताकि आपकी रिएक्शन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अब देखिए, अब सबको उनके स्टेट भी पता चल जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपकी हीट चेंजेस। हीट चेंजेस मतलब कि हीट चेंजेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि दो केस होते हैं, या तो हीट निकलेगी, बाहर निकलेगी रिएक्शन में, या तो हीट का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो हीट चेंजेस होते हैं इन्हें आपको लिखना होता है। जैसे कि आपकी ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इसके साथ लिखा गया है कि हाँ जी यहाँ पे हीट निकल रही है, तो प्रोडक्ट के साथ लिखा गया है कि हाँ हीट यहाँ पे बाहर निकल रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या, तीसरा आता है अदर नेसेसरी चेंजेस। कैसे और क्या है, ये साइन जो डेल्टा का है वो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर, वहाँ से ला गया है। देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन हीटिंग पे प्लेस करती है, हीटिंग मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, हीटिंग में जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हैं, आप इसे गर्म करते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एरो बनाएंगे, या फिर इस एरो के ऊपर आप हीट लिख देंगे, नहीं तो ये एक निशान होता है डेल्टा का, ऐसा ट्रायंगल जैसा कुछ, ठीक है, ये दिखाता है, इसका मतलब होता है हीट। तो आप कैल्शियम क्लोरेट को, इसका कैल्शियम क्लोरेट फिर एरो कैल्शियम प्लस क्लोरीन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखिए कैल्शियम क्लोरेट है आपका, कैल्शियम क्लोरेट को जब आप हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ठीक है। देखिए पहले तो अब आपको यहाँ पे डेल्टा का यूज़ करके ये तो समझ में आ गया कि जब आपने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि आप कैल्शियम क्लोरेट को हीट करेंगे, तो आपकी अब ये इक्वेशन और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लग रही है, ठीक है। तो ये एक चेंज था। तो अब आप कैल्शियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो आपका बनता है, ठीक है, कैल्शियम नहीं है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, सॉरी ये पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। KCl, के फॉर पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट करते हैं तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो आपका ये डेल्टा वाले निशान से ये आपकी इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अब देखिए, आप यही रिएक्शन को मैं आपको एक बार और लिखती हूँ यहाँ पे। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, MnO2 KCl प्लस O2। अब आपको इस डेल्टा का मतलब तो समझ में आया कि हाँ यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है। ये MnO2 का मतलब क्या है, MnO2 यहाँ पे एक कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बिना कंज्यूम हुए, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं होगा उस रिएक्शन में, उसका वो बिल्कुल उसका यूज़ नहीं होगा उस रिएक्शन में, बस वो सब्सटेंस क्या करेगा, उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगेगी। उसी सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। तो जैसे यहाँ MnO2 जो है इसका यूज़ किया गया है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो आप इसे भी लिख देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। ओके, अब देखिए हमने सब समझ लिया रिएक्शन लिखते कैसे हैं, कैसे लिखी जाती है, कैसे उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है। अब बारी आती है बैलेंसिंग की। बैलेंस कैसे करेंगे हम रिएक्शन को, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। NaOH प्लस H2SO4 है, एरो की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, Na2SO4 प्लस H2, आपको इसे क्या करना है, बैलेंस। अब देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहला काम होता है आपका, आप क्या करते हैं, जो जो इसमें सब्सटेंस है उन्हें लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, Na दे रखा है और O दे रखा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है और सल्फ़र भी है, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं।
ठीक है। LHS में कितने हैं, आपको ये दो चीज़ें लिखनी होंगी कि आपके LHS में कितने हैं एटम्स, कितने हैं मतलब एटम्स कितने हैं, ठीक है, कितने एटम्स आपके LHS में है, कितने RHS में है। तो Na के यहाँ पे सिर्फ देखिए एक एटम है, यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ पे Na की 2 एटम है, यहाँ 2 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखा है। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, 1 4, यानी कि 5 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ 1 है, ये भी 5 हो गया, 4 और 1 5। ओके, आगे देखिए हाइड्रोजन का यहाँ कितना है, मैं इसे रफ कर देती हूँ पहले। तो देखिए, अब देखिए आप हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का यहाँ 1 ये है, 2 ये है, H के नीचे 2 लिखा है, 2, यानी कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 है, 3। उसके बाद हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है। अब देखिए सल्फ़र के कितने हैं, सल्फ़र के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों साइड 1 1 है, तो 1 1 हो गया। अब हमें देखना है, हमें बैलेंस किसे करना होगा, ठीक है। अब हमें बैलेंस देखिए कौन कौन अनबैलेंस है, एक तो Na और एक तो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और सल्फ़र बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन के 5, इसके भी 5, सल्फ़र के भी 5, सल्फ़र के भी 1, इसके भी 1। तो Na और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये दोनों बैलेंस नहीं है। हम इन दोनों को करेंगे बैलेंस। कैसे करेंगे बैलेंस, देखिए आप वो समझिए। सबसे पहले हम Na को लेते हैं, ठीक है, या फिर हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, पहले हाइड्रोजन बैलेंस किया जाएगा। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे, आप यहाँ लिखिए एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लिखिए LHS और ये लिखिए RHS, ठीक है। इन इनिशियल में आपका कितना है, पहले कितना दे रखा था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी 1 + 3 = 2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 2। तो अब आपको बैलेंस करने के लिए देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा। देखिए ये 2 है = 3, ठीक है, हाँ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3। अब आपको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ आपको इक्वल करना है। आप ये जो 1 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 को ऐड कर दीजिए, तो ये 2 1 2 और 2 4 हो गया। और इधर भी इस वाले 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी 4 हो गया। यानी आपने क्या किया, दोनों तरफ 2 2 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एक तरफ 2 का मल्टीप्लाई किया, जहाँ 1 था उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, और इधर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। तो आपको अब क्या लिखना होगा, अब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो उसे आप शो कैसे करेंगे अपनी इक्वेशन में। देखिए आपने यहाँ जहाँ 1 था उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसके आगे आपको बस 2 लिख देना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लिख देना है, ठीक है। और देखिए उसके बाद आपने RHS में भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो उसके आगे आपको 2 लिख देना है बस, ठीक है। उसके आगे लिखना होता है आपको, पूरे उसके आगे लिखना होता है, चाहे आप भले एक एटम्स के क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको पूरे के आगे लिखना होता है। अब आपकी ये, अब आप देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर से काउंट कीजिए नंबर ऑफ़ एटम। देखिए यहाँ सोडियम के कितने हो गए, अब यहाँ सोडियम के भी 2 माने जाएंगे, आगे 2 लिखा है तो वो सबके लिए होगा, और यहाँ सोडियम का 2 था, चलो सोडियम बैलेंस हो गया। अच्छा हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के ये 2 हो गए और यहाँ 2 हो गए, 2 2 ये हो गया 4, और यहाँ देखिए ये 2 2 सा कितना हो गया, इधर भी 4। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे ये इसके आगे 2 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ O का 4 था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 6 हो गया। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का 4 और यहाँ पे 2, ये भी 6 हो गया। सल्फ़र का देखिए पहले ही 1 था और इधर भी 1 ही है। अब देखिए दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हुए कि नहीं हो गए, हो गए ना, तो आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, और ये आप बहुत इजी होता है, आप इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखिए अब हम
आगे एक वीडियो लाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, जिसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं उनको हम बैलेंस करेंगे। जितनी भी इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं सबको बैलेंस करेंगे आप। तो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसमें हम आगे का पढ़ेंगे और एक हम सेशन लाएंगे जिसमें हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं आप उसे वहाँ से याद कर लीजिएगा और उसे बैलेंस करना सीखेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे हम अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।